अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 2 है फ़िज़िक्स का काइनेमैटिक्स। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। काइनेमैटिक्स के अंदर बेसिकली हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं और इसमें जस्ट मोशन के इफ़ेक्ट्स को पढ़ा जाता है, मोशन के कॉज को डिस्कस नहीं किया जाता। मतलब इसके अंदर हम जस्ट ये पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो बेसिकली उस मोशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं या उस मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या चीज़ें अटैच होती हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो डिस्टेंस कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, उसकी वेलोसिटी होती है कुछ और उसकी कुछ एक्सेलरेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। कॉज को हम डिस्कस नहीं करते। कॉज से क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट ने मूव क्यों किया। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट जो है वो किसी फोर्स या किसी टॉर्क की वजह से मूव करता है। तो ये चीज़ें हम डायनामिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो काइनेमैटिक्स के अंदर जो है वो हम जस्ट इफेक्ट ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास वो है जी रेस्ट एंड मोशन का। किसी ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट पे कब कहते हैं और उसको मोशन में कब कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन से क्या मुराद होती है, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेस्ट या मोशन को डिफ़ाइन करते हैं। तो मिसाल के तौर पे जब भी किसी ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन बता रहे होते हैं तो हमेशा एक हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। जैसे अगर एक पर्सन है तो वो एक रूम में खड़ा हुआ है, तो अब उसकी पोजीशन जो हम लेंगे वो किसी एक फ़िक्स पॉइंट से लेंगे। वो फ़िक्स पॉइंट कौन सा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेट्स सपोज ये कॉर्नर है जिससे इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेंगे। हम क्या कहते हैं बेसिकली कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये पर्सन है। अगर हमने इसकी पोजीशन एक्सप्लेन करनी है तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला ऑब्जेक्ट इस कॉर्नर से 1 मीटर राइट साइड पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कॉर्नर क्या है, रेफरेंस पॉइंट है जिससे इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर कर रहे हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फ़िक्स रेफरेंस पॉइंट से किसी फ़िक्स रेफरेंस पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो मोशन में वो मूव कर रहा है। और अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो रेस्ट पे है। ठीक है, इफ़ डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन इट मीन इट इज़ इन रेस्ट। तो अगर ये बंदा खड़ा हुआ है, मतलब ये इस कॉर्नर से अपनी इस पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा इस कॉर्नर के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो इसका मतलब है कि ये रेस्ट पे है। और अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है, यहाँ पे आ जाता है, तो अब ये इसकी नई पोजीशन है, तो इसका मतलब है कि इसने क्या किया, मूव किया। सो मोशन इज़, अगर ऑब्जेक्ट किसी फिक्स रेफरेंस पॉइंट से अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है जी। अगेन मोशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये मोशन या रेस्ट का कॉन्सेप्ट रिलेटिव है। रिलेटिव से मुराद ये है कि आप एब्सोल्यूट नहीं कह सकते कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और एब्सोल्यूटली नहीं कह सकते कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं रेफरेंस पॉइंट से कि आप इसे कहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या इसकी पोजीशन को कहाँ से आप देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक कार है और इस कार के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है और इसके साथ दूसरा बंदा बैठा हुआ है। तो अब इस पर्सन के रिस्पेक्ट से आप इस पर्सन को ऑब्ज़र्व करें, साथ वाले को, तो ये रेस्ट पे है। ठीक है, आप इससे पूछेंगे तो ये कहेगा कि ये वाला बंदा भी रेस्ट पे है। लेकिन अगर एक बंदा बाय रोड पे खड़ा हुआ है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इन दोनों बंदों की पोजीशन देखेंगे, दोनों बंदों की स्टेट देखेंगे, तो ये कहेगा कि ये दोनों मूव कर रहे हैं क्योंकि कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला रेस्ट पे है, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला बंदा रेस्ट पे नहीं है। ठीक है जी। सो इस वजह से कहा जाता है कि मोशन का जो कॉन्सेप्ट है ये रिलेटिव है। ओके जी, आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन पे। मोशन कितनी तरह की होती है। तो हमारे पास हमारे इर्द गिर्द जितनी भी ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं उन सारी मोशंस को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, एक ऐसी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट किसी एक लाइन के अंदर मूव कर रहा हो, मतलब बिल्कुल एक लाइन के अंदर जा रहा हो। वो लाइन टेढ़ी भी हो सकती है, वो लाइन सीधी भी हो सकती है, लेकिन वो अगर वो एक लाइन के अंदर मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये मोशन ट्रांसलेटरी है। ठीक है जी। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, वो अपने एक एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, मतलब एक ऐसे पॉइंट के अराउंड घूम रहा है जो कि उसकी बॉडी का हिस्सा है,
तो इसका मतलब है कि वो कौन सी मोशन कर रहा है, रोटेटरी मोशन कर रहा है। जैसे कि पंखा एज अ होल आप देखें तो वो क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, या आप एक टायर को देखें तो एज अ होल वो क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। देन हमारे पास आती है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन कौन सी मोशन होती है जी? एक ऐसी मोशन कि जिसमें ऑब्जेक्ट एक फ़िक्स पॉइंट से एक दफ़ा आगे जाता है, फिर उसी पॉइंट से वापस पीछे की तरफ आता है, फिर यहाँ से आगे जाता है, फिर पीछे आता है। तो बेसिकली एक फ़िक्स पॉइंट के अराउंड ऑब्जेक्ट बैक एंड फोर्थ अगर बार बार मूव करता है तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने सीसा देखा होगा, स्विंग झूला जो होता है बच्चों का, वो बेसिकली क्या होता है कि वो एक फ़िक्स पॉइंट के अराउंड एक दफ़ा आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है। सो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी तरह की मोशंस हैं वो बेसिकली इन्हीं 3 टाइप्स में आती हैं। या तो वो ट्रांसलेटरी मोशन ऑब्जेक्ट कर रहा होता है, या रोटेटरी कर रहा होता है, या वाइब्रेटरी कर रहा होता है। ठीक है जी, आगे चलें तो हमारे पास जो ट्रांसलेटरी मोशन है, अगेन इसको हम कुछ टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आती है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन है कि जिस लाइन के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो लाइन बिल्कुल सीधी है। ठीक है जी, इसको रेक्टिलिनियर कहेंगे। कर्वीलिनियर जिस पाथ के अंदर, जिस लाइन के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो अगर कर्व्ड है तो इसका मतलब ये कर्वीलिनियर मोशन है। देन रैंडम मोशन। रैंडम मोशन से मुराद ये है कि जिस लाइन के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो बेसिकली रैंडम उसकी डायरेक्शन है। तो ये बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है जी, ये साथ में कुछ एग्जांपल्स वगैरह दी गई हैं, आपने इन एग्जांपल्स को ऑब्ज़र्व करना है, इनको देखना है, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपके पास मेजर कॉन्सेप्ट है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक मोशन देखते हैं कि एक बंदा है, लेट्स सपोज ये ए पर्सन है, ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे जाता है। ठीक है जी, अच्छा अब मिसाल के तौर पे ये एक रूम के अंदर खड़ा हुआ था, ये कमरा है जिसमें पहले ये यहाँ पे खड़ा हुआ था और फिर ये यहाँ से ऐसे होते होते इस पॉइंट तक आता है। अब इस बंदे की जो पोजीशन है हम वो इस कॉर्नर से मेजर करते हैं, तो पहले इसकी पोजीशन का वेक्टर ये बनता था, और जब इसने मोशन कंप्लीट की है तो अब इसकी पोजीशन का वेक्टर ये बनता है। ठीक हो गया जी। अब इसने कितनी पोजीशन चेंज की, बेसिकली इसकी पोजीशन के अंदर इतना चेंज आया। ठीक हो गया, ये मैंने इसकी चेंज इन पोजीशन का वेक्टर ड्रा कर दिया। ठीक हो गया जी, ये इसकी चेंज इन पोजीशन है। अब ये पोजीशन चेंज करने के लिए ये इसने क्या किया, ये यहाँ से मूव करते करते यहाँ तक आया। तो बेसिकली डिस्टेंस क्या है कि इसने ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आते वक्त जितनी लेंथ ऑफ पाथ कवर की है, जिस रास्ते से ये गुजर के आया है, उस रास्ते में इसने जितना फासला तय किया उसे आप क्या नाम देते हैं, डिस्टेंस का नाम देते हैं। इट इज़ द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ मोशन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, चेंज इन पोजीशन, कि इसकी पोजीशन के अंदर कितना चेंज आया। पहले ये यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे गया, तो इसने कितनी पोजीशन चेंज की, इसे आप क्या नाम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर होती है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस चीज़ के इक्वल होता है, दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो बिल्कुल सीधी लाइन है उसके इक्वल, उसकी लेंथ के इक्वल। ठीक है जी, तो इसी वजह से कहा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड किस चीज़ के इक्वल होता है कि जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उनके दरमियान बिल्कुल सीधे पाथ के इक्वल, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है जी, तो याद रखें जब ये ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका डिस्टेंस भी होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी होता है। और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है। एक स्पेसिफिक केस होता है कि जिसमें ऑब्जेक्ट अगर बिल्कुल सीधा जाए, तो अब इस केस में उसका डिस्टेंस और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट बनती है, बेसिकली दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो स्ट्रेट लेंथ बनती है वो आपस में इक्वल आ जाती है। सो अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट मूव करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो 1 आती है, एल्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की रेशियो लेंगे तो हमेशा 1 से ग्रेटर आएगी। ठीक है जी, ये एमसीक्यूज़ भी आता है जर्नल। ओके जी, आगे मूव करें। स्पीड क्या होती है, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब जैसे आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेग्रीगेट किया, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ऐसी जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फ़र्क है, ऐसी स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान फ़र्क है। सिंपली स्पीड को पहले डिस्कस करें। स्पीड क्या होता है, इट इज़ डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक ऑब्जेक्ट है वो ए से बी पॉइंट तक मूव किया उसने, जैसे यहाँ पे ये कंसीडर कर लें कि ए से बी पॉइंट तक वो गया। ठीक हो गया, अब उसने टोटल लेंथ कवर की लेट्स सपोज 10 मीटर, और उसने
2 सेकंड के अंदर कवर की, तो डिस्टेंस कितना हो गया 10 मीटर और टाइम कितना हो गया 2 सेकंड। तो अब उसकी स्पीड बेसिकली एवरेज स्पीड कितनी बनी है उसकी पूरी मोशन के दौरान 5 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस मीटर में होता है, टाइम सेकंड में होता है, तो उसका यूनिट मीटर पर सेकंड आता है। सो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब इस मोशन के दौरान लेट्स सपोज इसी मोशन को कंसिडर करें तो उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। मैं कहता हूँ उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो सीधा पाथ बनता है, लेंथ बनती है, वो 5 मीटर है। चलें वो 4 मीटर है, ठीक है। तो अब उसने 2 सेकंड के अंदर ये पूरी मोशन की थी, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है, टाइम 2 सेकंड है, तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। आप डिस्टेंस को मीटर में ले रहे हैं, टाइम को सेकंड में ले रहे हैं, तो वेलोसिटी या स्पीड किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। और अगर आप डिस्टेंस को किलोमीटर में ले रहे हैं, टाइम को आवर में ले रहे हैं, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, किलोमीटर पर आवर। बट इसका ऐसा यूनिट क्या है जो साइंटिफिक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के अंदर इस्तेमाल होता है जो यूनिट, वो मीटर पर सेकेंड है। आगे मूव करें जी, आपके पास एवरेज स्पीड आती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड है। एवरेज स्पीड से मुराद ये है कि आप पूरी मोशन को कंसिडर कर रहे हैं, कि पूरी मोशन को देखते हैं कि पूरी मोशन में कितना उसने जो है वो बेसिकली पाथ कवर किया और कितने टाइम में कवर किया, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड से क्या मुराद है कि आप हर लम्हे देख रहे हैं कि 1 सेकंड के अंदर या उस एक लम्हे के अंदर इसने कितना जो है वो पाथ कवर किया है, ठीक है। अगले एक लम्हे के अंदर उसने कितना किया है, अगले एक लम्हे के अंदर उसने कितना किया है। तो यहाँ से बेसिकली आपको पता चलता है कि हर इंस्टेंट के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो फिर आपके पास जो स्पीड आती है वो कौन सी स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, ठीक है जी। जैसे आप कहते हैं कि एक बाइक अगर जा रहा है तो वो स्पीडोमीटर जो आपको स्पीड बता रहा होता है वो हर इंस्टेंट पे बता रहा होता है। जब आप एक्सेलरेटर को दबाते हैं तो वो स्पीड बढ़ जाती है, छोड़ते हैं तो स्पीड कम हो जाती है। तो पर यूनिट टाइम वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा होता है बाइक या वो गाड़ी, उसकी जो वैल्यू है वो कम या ज़्यादा हो रही होती है, तो वो जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। अगला जो कॉन्सेप्ट है जी हमारे पास वो है यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। यूनिफॉर्म से क्या मुराद होता है, कांस्टेंट, और वेरिएबल से क्या मुराद होता है, चेंजिंग। यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड से क्या मुराद है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो बेसिकली स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि वो पर यूनिट टाइम या पर सेकंड वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम मान लें कि हम कहते हैं कि ये एक बाइक है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है पहले सेकंड के अंदर 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, अगले के अंदर भी 10 मीटर का, अगले के अंदर भी 10 मीटर का, और अगले सेकंड के अंदर भी 10 मीटर का। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि उसके इस मोशन के दौरान जो है वो जो स्पीड है उसकी वो कांस्टेंट रही है, हर सेकंड में उसने सेम डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो इसको हम यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। इस केस में उसकी इंस्टेंटेनियस और एवरेज जो स्पीड होती है वो सेम होती है, ठीक है जी। वेरिएबल से क्या मुराद होगा कि पहले सेकंड के अंदर वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, अगले के अंदर वो 15 का कर रहा है, अगले के अंदर वो 13 पे आ जाता है, फिर 16 पे चला जाता है। तो हर सेकंड पर यूनिट टाइम वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो सेम नहीं है। इसका मतलब है कि वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है जी। ये न्यूमेरिकल सिंपली इसी तरीके से आते हैं। आपको डिस्टेंस दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, अपनी स्पीड कैलकुलेट करनी होती है या वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है। अगला कॉन्सेप्ट वेलोसिटी का है। मैंने जैसे भी आपको बताया कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है दोनों केसेस में। ये डिस्प्लेसमेंट को डील कर रहा होता है और जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस को डील कर रही होती है। वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड क्या था, बेसिकली स्केलर था। वेलोसिटी क्यों वेक्टर है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट को देख रहा होता है, और डिस्प्लेसमेंट चूँकि एक वेक्टर है तो वेलोसिटी भी क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है जी। अगेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट वेरिएबल एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी का सेम वैसे ही है कि अगर ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है पर यूनिट टाइम वो सेम है तो इसका मतलब है कि वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। और वेरिएबल से क्या मुराद होगी कि अगर पर यूनिट टाइम वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उसकी वैल्यू इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी को हम वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने
याद रखनी है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी चेंज होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है बट क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो वेलोसिटी भी वेरिएबल वेलोसिटी कंसिडर होगी। जैसे ये एक अच्छी पिक्चर है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि आपके पास एक सैटेलाइट है जो कि ज़मीन के गिर्द मूव कर रहा है। अब वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, इसकी मूव करने की जो स्पीड है वो सेम है, बट अगर आप इसकी वेलोसिटी देखें तो हर लम्हे इसकी जो मोशन की डायरेक्शन है ये चेंज हो रही है। इसका मतलब है वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है कि इसकी चलें स्पीड तो हम इसको सेम मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है बट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब है वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। सो अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता है तो ये याद रखें कि उसकी वेलोसिटी हमेशा वेरिएबल होती है। ये एमसीक्यूज के हवाले से आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके जी, आगे चलें तो हमारे पास आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली आपको ये बताती है कि एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम, ठीक है जी। सो इट इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो आप इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास जो यूनिट बनता है बेसिकली एक्सेलरेशन का वो क्या बनता है, मीटर पर सेकंड का स्केल, ठीक है जी। सो व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, इट इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अच्छा, चूँकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और आप यहाँ पे वेक्टर को स्केलर से डिवाइड कर रहे हैं तो आने वाली क्वांटिटी मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी, वेक्टर होगी। अब इसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, टाइम की वैल्यू पुट करेंगे। इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, सो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो बेसिकली अगर आपके पास वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, और अगर वेलोसिटी कम हो रही होती है तो वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन होती है। अपोजिट डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, ठीक है जी। मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट है वो आगे को जा रहा है तो इसका मतलब है वेलोसिटी भी आगे होगी, लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी आगे होगी, ठीक है जी। लेकिन अगर वेलोसिटी कम हो रही है तब बेशक ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, वेलोसिटी आगे है, आगे की डायरेक्शन में, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन अब कौन सी डायरेक्शन में होगी, बिल्कुल ऑपोजिट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे। अगर वेलोसिटी कम हो रही हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है, इसे रिटार्डेशन भी कहते हैं, डिसेलरेशन भी कहते हैं, और अगर वेलोसिटी बढ़ रही हो तो इसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है, ठीक है जी। सो जितना वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, पहले वेलोसिटी 10 थी, अगले 1 सेकंड के अंदर 10 से बढ़ के 15 पे चली गई, तो अब यहाँ पे देखें कि वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया, 5 मीटर पर सेकंड का, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गॉट इट, ठीक है जी। अगेन वही कॉन्सेप्ट, यूनिफॉर्म से क्या मुराद है कि अगर वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो इक्वल अमाउंट में है, मतलब एक ऑब्जेक्ट आगे को जा रहा है, पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 से 12 हुई, तब कितना चेंज आया, 2 का, एक्सेलरेशन कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले सेकंड में 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18। अब इक्वल चेंज आ रहा है हर सेकंड के अंदर, तो इसका मतलब है ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म से क्या मुराद है कि जो चेंज आ रहा है वो इक्वल अमाउंट में नहीं है, ठीक है। पहले वेलोसिटी 10 थी, 10 से 15 हुई, 15 से 25 हुई, 25 से वो 50 तक चली गई, तो अब हर सेकंड में देखेंगे वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो इक्वल नहीं है। ओके जी, ये आपको याद होगा, ये वाला मैंने आपको करवाया था कि इसमें आपको जो है वो एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसको देख लीजिएगा एक दफ़ा। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल्स को देखिएगा। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से मोशन, आप एक चीज़ को हवा में उठाएं और उसे छोड़ें तो क्या होता है कि वो चीज़ मूव करती है ज़मीन की तरफ, ज़मीन उसे खींच रही होती है, तो हम कहते हैं कि बेसिकली ग्रेविटी उसे खींच रही है। तो उसकी जो मोशन है वो मोशन ग्रेविटी की वजह से हो रही है। आपने
आप उस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा रहे, ठीक है, वो ग्रेविटी उसे मूव करा रही है, तो इसको क्या कहेंगे, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। हर वो मोशन कि जिस मोशन के दौरान सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही हो, ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो आप इन सारी मोशंस में देखें कि जो मोशन है, मोशन के दौरान सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही होती है, ग्रेविटी। तो इन सारी मोशंस को मोशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और इस केस में एक्सेलरेशन जो होती है वो 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इक्वल होती है, ठीक है जी। ओके, आगे चलें जी। तो हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस है, इम्पोर्टेंट है। ग्राफ मोशन में 3-4 तरह की ग्राफ हम किसी मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए बनाते हैं। सबसे पहला जो ग्राफ हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे है, वो है डिस्टेंस टाइम का ग्राफ। किसी भी ग्राफ के अंदर, जैसे मैं बहुत दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि ग्राफ बेसिकली दो चीज़ों का आपस में रिलेशन बता रहा होता है कि एक चीज़ के चेंज होने से दूसरे के अंदर कितना चेंज आता है। दो वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट को हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया जाता है, और दूसरा होता है डिपेंडेंट जो कि वाई के अलॉन्ग आता है। जो पहला ग्राफ हम देखने लगे हैं वो टाइम और डिस्टेंस का है। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, वाई के अलॉन्ग आएगा, टाइम एक्स के अलॉन्ग आएगा। तो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो अब एक्स के अलॉन्ग हम टाइम को प्लॉट करेंगे कि टाइम क्या है इस केस में, और वाई के अलॉन्ग डिस्टेंस को करेंगे प्लॉट। तो वक्त गुजरने के साथ उसकी डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक ऊपर की तरफ लाइन आती है। तो ये जो बेसिकली ग्राफ है वो बेसिकली मोशन को एक्सप्लेन कर रहा है, और ये किस और किस के दरमियान है, टाइम और डिस्टेंस के दरमियान है। तो अब ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, ये जो लाइन है जिसे हम स्लोप कहते हैं, ये y डिवाइडेड बाई एक्स, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, जो कि स्पीड बनता है, तो ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अगर ये लाइन बिल्कुल सीधी है, इसका मतलब है कि स्पीड ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, स्पीड ज़ीरो है। अगर ये ऊपर जा रही है स्पीड बढ़ रही है, नीचे आ रही है स्पीड कम हो रही है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो वेरिएबल या कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ होता है या ज़ीरो स्पीड का ग्राफ होता है, ये इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई हैं। तो लेक्चर नोट्स को साथ साथ देखेंगे तो आपको ये जो दरमियान में कैलकुलेशंस हैं या जो की पॉइंट्स हैं वो आपको साथ में समझ आ जाएंगे, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है मतलब स्पीड ज़ीरो है, तो ये लाइन ऐसे है, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट इंक्रीजिंग स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, तो ये आपके पास ऐसे आएगा, ओके। और वेरिएबल स्पीड के केस में ये आपके पास जो है वो इस तरीके से क्या कहते हैं कि कर्व आती है, और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड उसकी कम हो रही होती है तो ये डिक्लाइन की तरफ का कर्व इस तरीके से आती है, ठीक है जी। आगे आपके पास ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, देन आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ आता है। स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो बेसिकली स्पीड और टाइम का रिलेशन बताता है, और अगेन ये एक लाइन जो बनती है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती है, y डिवाइड बाई एक्स। वाई आपके पास स्पीड है, x टाइम है। तो ये लाइन बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, स्पीड ओवर टाइम को। और स्पीड ओवर टाइम में आपके पास जो है वो क्या चीज़ आती है, एक्सेलरेशन। तो बेसिकली ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक और जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि स्पीड और टाइम का जो ग्राफ है इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ है, मतलब ये आपके पास स्लोप आ रही है, तो ये जो एरिया बनता है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने आपको बताया था किसी भी ग्राफ में जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो y मल्टीप्लाई बाई एक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे देखें y के अलॉन्ग स्पीड है, x के अलॉन्ग टाइम है, तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, v इंटू टी क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये बेसिकली डिस्टेंस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट को ये एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर ये रेक्टेंगल बन रही है तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं,
सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है, v मल्टीप्लाई बाय t, या इसकी ये वाली जो साइड है इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा जो कि डिस्टेंस की इक्वल है। और अगर ये इस तरीके से ग्राफ बन रहा है तब इसका एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस आपके पास टाइम है और हाइट आपके पास क्या है, वेलोसिटी है। यहाँ पे आपने कौन सी वेलोसिटी पुट करनी है, जो एवरेज वेलोसिटी आती है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब ये वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देनी है जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो आपके पास यहाँ पे इसका एरिया निकल आएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आपके पास डिस्टेंस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो ये न्यूमेरिकल हैं कुछ, इसके साथ इनको देख लीजिएगा। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर यही कुछ है। ये जो एक्सरसाइज है ये आपको करवाई हुई है ऑलरेडी, इसकी सॉल्यूशंस भी आपके पास मौजूद हैं, उन सॉल्यूशंस को देखें। कुछ समझ नहीं आता, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। कल मैं आपको जो है वो एक टेस्ट का शेयर करूँगा, आपने वो अटेम्प्ट करके देना होगा। ओके जी, थैंक यू।